जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ दीपिका स्वर्णकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजीव गांधी पीजी कॉलेज अंबिकापुर से। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एमए 4 सेमेस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज कुछ छोटे टॉपिक्स हम देखेंगे जो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक है वो है रीजनल पैटर्न्स एंड इंडिया, और जो दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में हम देखेंगे वह है कि इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, मतलब कि जो प्रतिरूप है विकास के और नियोजन के वो किस तरह के हैं और प्लानिंग के संकेतक क्या है, किन संकेतकों के द्वारा हम नियोजन कर सकते हैं और विकास को समझ सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है आज का हमारा रीजनल पैटर्न्स जो है डेवलपमेंट के, वो भी कहाँ पे हमको देखना है, स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। सिलेबस में मेंशन है आपके कि हमको भारत के संदर्भ में इनको समझना है। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक्स को समझना है। लास्ट क्लास में ये चीजें स्किप हुई थी कि हम एक्चुअल में समझने की रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है क्या। तो जैसे ही हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तीन वर्ड्स है यहाँ पे, तीन शब्द हैं। पहला या रीजनल मींस रीजन, प्लानिंग और डेवलपमेंट। तीनों के अर्थ को थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रीजन का मतलब क्या होता है। जब ये इनके अर्थों को समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये विषय वास्तव में क्या कहता है और किस बारे में हम इस विषय में समझने वाले हैं। तो जो रीजन है, रीजन का अर्थ है प्रदेश, एरिया, एक ऐसा एरिया जो कि दूसरे एरिया से थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो, विभिन्न हो, विविधता रखता हो। ये जो रीजन है, 3 टाइप्स के रीजन होते हैं आपका, एक फॉर्मल, फंक्शनल और वर्नाकुलर। फॉर्मल मतलब कि आप ये समझिए कि एक समान क्षेत्र होगा, होमोजेनस एरिया आप कह सकते हैं इसको, होमोजेनस रीजन कह सकते हैं, जहां पे कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाली कुछ तथ्य होंगे, कुछ तत्व होंगे जिसमें कि समानता होगी। ये समानता कैसी हो सकती है? ये समानता उस क्षेत्र के प्राकृतिक तत्वों को लेके हो सकती है, वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेके हो सकती है। तो रीजन का अर्थ है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ समानताएं हों और वो उन्हीं समानताओं और विशेषताओं के आधार पे अपने आसपास के क्षेत्र से भिन्नता रखता हो। ये परिभाषा है प्रदेश की। प्रदेश का अर्थ आप यहाँ पे राज्य से नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे भौगोलिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो दूसरा शब्द है वो प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इट मींस हमको किस चीज के बारे में सोचना है, हमको सोचना है डेवलपमेंट के बारे में। जो नेक्स्ट वर्ड आएगा, हमको प्लान बनाना है। अब ये जो योजना शब्द है या नियोजन या फिर जो प्लानिंग है, कोई बहुत नया शब्द नहीं है। बचपन से लेके आज तक आपने कई प्रकार की योजनाएं बनाई होंगी। हमारे पढ़ने की योजना, एग्जाम में हम किस तरह से तैयारी करेंगे, कैसे हम अपने सारे विषयों को कंप्लीट करेंगे, हमको कहीं ट्रैवल करना है तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए हम प्लानिंग करते हैं। पर यहाँ पे जिस प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग है, ठीक है। तो इस प्लानिंग जो है 4 टाइप्स की प्लानिंग होती है बेसिकली। पहला होता है आपका स्ट्रेटेजिक, दूसरा होता है टैक्टिकल, थर्ड होता है आपका ऑपरेशनल और फोर्थ है आपका कंटिजेंसी। तो जो फर्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजी बनाना, रणनीति बनाना। किसी भी कार्य को करने के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमको कोई रणनीति बनानी पड़ती है। रणनीति बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको डेटा कलेक्शन करना होगा। हमको किसी क्षेत्र के बारे में के विकास के लिए अगर कोई रणनीति बनानी है तो हम वहाँ की डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन करके उसका एनालाइज करेंगे कि किस तरीके की प्लानिंग यहाँ पे की जाती है। तो ये हमारी रणनीतिक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। फिर आते हैं हम टैक्टिकल प्लानिंग पे, सामरिक योजना या सामरिक नियोजन। जो सामरिक नियोजन है वो स्ट्रैटेजिक जो हमारी रणनीति है उसके बाद का स्टेप है। हमने रणनीति जो बनाई उसका इम्प्लीमेंटेशन ही आप ये समझ लीजिए कि सामरिक नियोजन है। बेसिकली सामरिक अर्थ हम रक्षा से समझते हैं, तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे करना है कि जो हमने योजनाएं बनाई है उसको इम्प्लीमेंट कर दें सुरक्षात्मक तरीके से। फिर आता है आपका ऑपरेशनल प्लानिंग आता है, कार्यात्मक जो हमारा
योजना है कि हम कार्य रूप में अपनी योजनाओं को किस तरह से परिणित करते हैं। ऑपरेशंस के बारे में हम लोग सुनते हैं बहुत सारे कि अभी कुछ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जैसे कि बचाव के लिए हम कुछ कार्य करते हैं। जो भी डिजास्टर्स आए हुए होते हैं, आप अभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा डिजास्टर है जो हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, जिस महामारी से, वैश्विक महामारी से। इसके लिए हमारी एक रणनीति है, फिर उस रणनीति को हमने सामरिक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होनी चाहिए कि हम उस बीमारी से कैसे निपटे। हमारे पास वैक्सीनेशन होनी चाहिए, अब इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो इस तरीके से होता है आपका ऑपरेशनल प्लानिंग। और फिर आता है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी आकस्मिक योजनाएं। आकस्मिक योजनाएं, अचानक से कोई आपदा आ जाए। ऑपरेशनल के बाद का स्टेप है ये। ऑपरेशनल जो हमारी प्लानिंग है उसको हम बना के रख सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण के लिए हम योजनाएं बना के रखते हैं, सूखे के लिए बना के रख सकते हैं, चक्रवात आने वाला है। पर जब ये आपदाएं आ जाए, क्योंकि ये आपदाएं बहुत समय पहले बता के नहीं आएंगी, आकस्मिक रूप से आएंगी, तो आकस्मिक आपदाओं से हम कैसे निपटेंगे, वो है हमारी कंटीजेंसी। थर्ड जो वर्ड है यहाँ पे वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का अर्थ होता है ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज। किसी कार्य को करके हम किस तरीके से वृद्धि कर सके, विकास कर सके, और ये विकास कैसा हो, पॉजिटिव हो। जो परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव तरीके का होगा, सकारात्मक होगा। तो रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मीनिंग को अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र में कुछ योजनाएं बना के, अब ये योजनाएं कैसी हो, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, यही हमारा प्रादेशिक विकास और नियोजन है। तो विकास के लिए योजनाएं बनाना, यही हमारा ये विषय का सार है। क्योंकि बार बार ये शब्द आएंगे आपके, रीजन, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इसलिए इसको समझना जरूरी था। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा रीजनल पैटर्न्स इन इंडिया। अब यहाँ पे एक और नया शब्द आ गया, क्योंकि हम रीजनल को तो समझ चुके हैं क्या है, पैटर्न्स। पैटर्न्स का अर्थ क्या है, प्रतिरूप। जो योजनाएं हम बना रहे हैं वो एक तरीके की योजनाएं नहीं हो सकती, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाई जाएंगी। उन योजनाओं को बनाने के लिए हमको प्रतिरूप को समझना बहुत जरूरी है कि किस क्षेत्र का जो प्रतिरूप है वो किस तरीके का है। क्योंकि हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि भारत हमारा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या और एक बहुत बड़े क्षेत्र पे हम हैं। इस क्षेत्र की योजनाओं को बनाने के लिए इसकी प्रतिरूप को समझना आवश्यक है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है तो प्राकृतिक विविधताएं भी है। प्राकृतिक विविधताओं में उच्चावच संबंधी विविधता है, जलवायु संबंधी विविधता है, इसके साथ ही साथ जो जनसंख्या संबंधी विविधता है, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न जातियों को बोलने वाले, जातियों को मानने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो इस सभी के लिए रणनीति बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इनके प्रतिरूप को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दो तरह के प्रतिरूप हमको देखने को मिलते हैं। पैटर्न्स का मतलब आप समझ लीजिए एक मॉडल, एक फ्रेमवर्क बनाना, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपके हो सकते हैं, होमोजेनस रीजन हो सकते हैं और हेटेरोजेनस रीजन हो सकते हैं। होमोजेनस अर्थात समान क्षेत्र, जहां पे की कोई तथ्य जो है या कोई तत्व वहां पे है वो समानता रखता है। समानता कैसी हो सकती है, हो सकता है जलवायु संबंधी समानता हो, उस क्षेत्र की जलवायु एक जैसी हो, उस क्षेत्र का उच्चावच एक जैसा हो सकता है पर्वतीय हो, पठारी हो, मैदानी हो, या फिर उस क्षेत्र पे एक जैसे लोग रहते हो, एक जैसी व्यवसाय करने वाले लोग रहते हो। हेटेरोजेनस मतलब विभिन्नता या आप कह सकते हैं विषमता वाला जो रीजन है। तो विषमताएं भी इन्हीं चीजों को लेके हो सकती है, जिन विषमताओं के आधार पे हम एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से क्या करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अलग अलग हमारी जलवायु हो सकती है, अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग हो सकते हैं। तो इस आधार पे हम कुछ प्रतिरूप बनाते हैं। भारत में जो प्रतिरूपण किया गया है प्रदेशों का, मुख्यतः आपके इकोनॉमिक बेसिस पे और फिजिकल बेसिस पे, इसके आधार पे कई सारे आपको प्रतिरूप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ये जो फिजिकल पैटर्न है वो किस तरह का है इंडिया का। तो फिजिकल पैटर्न्स के बारे में जब आपने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा कि 5 टाइप्स आपको दिखेंगे हमारे फिजिकल रीजन्स के। पहला कौन सा हो जाएगा, हिमालयन रीजन।
फिर आता है आपका इंडो ब्रह्मपुत्र जो प्लेन्स है हमारे, उसके बाद आता है आपका पेनिनसुलर जो प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ये सभी प्रतिरूप बनाते हैं और इन प्रतिरूपों पे विकास करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई जानी पड़ती हैं, क्योंकि हिमालयन रीजन है तो एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे हम उस तरह की योजनाएं नहीं बना सकते हैं जैसी योजनाएं हम इस मैदानी क्षेत्र में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिवहन की समस्या है, संचार की समस्या है, हमारे पास संसाधन तो हैं पर हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इन क्षेत्रों के लिए अलग तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी। हमारा ये जो इंडो ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, इसकी मुख्यतः विशेषता क्या है, एक समतल क्षेत्र है और परिवहन के साधनों से बहुत जुड़ा हुआ है, नदियों का जाल बिछा हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तो हमारे पास सुविधाएं हैं यहाँ पे, तो एक विकसित क्षेत्र है। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं तो बहुत पुराना प्राचीन क्षेत्र है, सर्वाधिक प्राचीन क्षेत्र है जो कि संसाधनों का भंडार रहा है। तो आप देखेंगे कि जो औद्योगिकरण की क्रियाकलाप है क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुए। कोस्टल प्लेन्स को आप देख लें तो कोस्टल प्लेन्स आप समझिए कि एक सैंडविच जैसा क्षेत्र, किसके बीच का, अगर हम कोस्टल प्लेन्स दो भागों में हम बांटते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ठीक है। तो जो कोस्टल प्लेन्स है हमारा, पहला अगर हम बात करें वेस्ट को, तो वेस्ट में आप देखेंगे कि जो हमारा पश्चिमी घाट है और जो हमारा अरब सागर है, इसके बीच का जो भाग है वो पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तीन भागों में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि सबसे पहले कोकण तट है और उसके बाद दक्षिण भाग में मालाबार तट आ जाता है। इनकी अपनी विशेषताएं हैं, नदियों ने यहाँ पे डेल्टा का निर्माण किया हुआ है, तो बहुत विशेष क्षेत्र है ये। आइलैंड्स, द्वीप, ये बिल्कुल और ज्यादा विशेषीकृत क्षेत्र हैं। कई द्वीप हैं, आपने कुछ बड़े द्वीपों के नाम सुने हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो ये समझिए कि एक अपनी अलग ही व्यवस्था को लिए होते हैं, इनके लिए हमको अलग तरह की योजनाएं बनानी है। तो जिसकी बात मैं कर रही थी यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, तो इस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए हमको इन सभी क्षेत्रों का सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी हम इनके लिए योजनाएं बना पाएंगे। कुछ और तरह से देख लें तो जलवायु विविधता मिलती है, जो कि मैंने बात की अभी, होमोजेनस और हेट्रोजेनस की, दोनों चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। क्लाइमेटिक जो रीजंस है, अगर एक क्लाइमेटिक रीजन में किन्हीं क्षेत्रों को लग रहे हैं, बांट रहे हैं हम, इसका मतलब है कि उसमें समांगता है, और एक दूसरा क्लाइमेटिक रीजन हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो क्षेत्र उससे विसमांगता रखता है, थोड़ी सी विभिन्नता रखता है। तो कुछ क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि पर ह्यूमिड रीजन, सेमी एरिड रीजन और एरिड रीजन। तो पर ह्यूमिड रीजन अति आर्द्र क्षेत्र, जहाँ की 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, सोचिए कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, मेघालय है, चेरापूंजी का जो क्षेत्र है मेघालय में, और मासिम राम का जिसके बारे में कहते हैं सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, इनकी जो विशेषताएं हैं वो अलग तरीके की हैं। जहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ह्यूमिड रीजन में आ सकते हैं, आते हैं वो क्षेत्र, असम का क्षेत्र है, मिजोरम का क्षेत्र है। फिर आपके सेमी एरिड क्षेत्र आते हैं, जहाँ जैसे आप राजस्थान के क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र है, जो कि सूखे क्षेत्र है, वर्षा की मात्रा कम है। और फिर आते हैं आपके ड्राई रीजन को ऐसा ना समझें कि केवल वो हॉट डिजर्ट है, दो भागों में आप ड्राई रीजन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपके कोल्ड डिजर्ट होते हैं और दूसरा जो होता है वो हॉट डिजर्ट होते हैं। तो जो लद्दाख का क्षेत्र है वो कोल्ड डिजर्ट हो गया, जो हमारा थार डिजर्ट है वो हॉट डिजर्ट हो गया। इन सभी क्षेत्रों के लिए प्लानिंग करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं। अभी आप आगे क्षेत्रों में पढ़ेंगे, कमांड एरिया, सूखे प्रॉन एरिया के लिए किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं। तो सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। आप ये समझिए कि जो भी योजनाएं हम ह्यूमिड रीजन के लिए बना रहे हैं, क्या वो ड्राई रीजन पे काम करेंगी? क्या नहीं करेंगी, क्योंकि ह्यूमिड रीजन पे जल की कमी नहीं है, भरमार है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उससे निपटना है और उसका सदुपयोग और उसका ऐसा उपयोग हम करें जिससे कि विकास हो सके, ऐसी योजनाएं बनानी है। ड्राई रीजन में जल ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ और रीजन आप देख सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रीजन है। तो पीआर करन थे, जो प्रोफेसर पीआर करन और जेनकिंस ने भारत को कुछ इंडस्ट्रियल रीजन में डिवाइड किया। इसमें पहले आ जाता है आपका बिहार बंगाल इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, फिर आपका अहमदाबाद बड़ौदा, मदुरई कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल रीजन।
इन क्षेत्रों के बारे में आप पढ़ रहे होंगे या जब अभी आपने सुना तो कुछ चीजें ध्यान में आई। जैसे ही हम बिहार बंगाल का नाम सुनते हैं तो हमको कोल एंड आयरन याद आ जाता है। तो इस क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्रीज हैं ये कोल एंड आयरन बेस्ड है। मुंबई पुणे का नाम आप सुने तो यहाँ पे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। ये बिहार में जूट मिल्स को जरूर शामिल करेंगे क्योंकि वेस्ट बंगाल का नाम आते ही हमको जूट याद आते हैं। अहमदाबाद बड़ौदा को याद करते हुए आपको सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल याद आने चाहिए। कुछ केमिकल फैक्ट्रीज भी हैं यहाँ पे। मदुरई कोयम्बटूर का जो क्षेत्र है सिल्क मिल्स के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के उद्योग यहाँ पे स्थापित हुए हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर छूटा वो क्या था, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है इसकी ये भी हमारे प्रतिरूपण का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। आप देखेंगे कि भारत में जो जनसंख्या की विविधता है, इसी जनसंख्या की विविधता ने अलग अलग तरह के आर्थिक क्रियाकलापों को किया है और इससे आपके पूरे देश में इतनी सारी विविधता दिखाई देती है। इसी पॉपुलेशन की वजह से वो धार्मिक हो, भाषाई हो, जातिगत हो, कोई भी। तो यहाँ पे ले लें कि आप डेंसिटी के बेस पे ले थोड़ा सा, तो हाई डेंसिटी के एरियाज हैं, लो डेंसिटी के हैं, मीडियम डेंसिटीज के हैं। अभी हमारे भारत की जो डेंसिटी है वो क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हाई डेंसिटी वाले रीजन में कौन से आ जाएंगे, जहाँ पे कि ये 382 से ज्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहेंगे, वो हाई डेंसिटी के एरियाज हो जाएंगे। तो आपका बिहार आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, ये एरियाज आ जाते हैं। मीडियम डेंसिटी में इनके बीच के एरिया वाले क्षेत्र आ जाएंगे। लो डेंसिटी के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, कुछ जगह पे तो बिल्कुल अति निम्न जो क्षेत्र है वहाँ पे आपके एक व्यक्ति, दो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास कर रहे हैं। तो जैसे आपका लद्दाख का क्षेत्र है, लो डेंसिटी में आपका अरुणाचल है, मिजोरम है, ये सारे क्षेत्र आ सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज इंडस्ट्रियल के साथ ऐड करिएगा कि कारखानों की संख्या, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, इनको लेके भी थोड़ा सा विभाजीकरण किया गया। महेंद्र महादुर सिंह ने किया है। जैसे ये हाई, मीडियम और लो डेंसिटी है, वैसे उन्होंने हाई इंडस्ट्रियल एरिया, मीडियम और लो इंडस्ट्रियल एरियाज में डिवाइड किया। हाईली में कौन आ जाएंगे, जहाँ पे 48% तक उस एरिया में कारखाने हैं और उस क्षेत्र की जनसंख्या लगी हुई है। मीडियम में 40% तक और फिर 20 to 40% और लो में बिल्कुल जहाँ पे कि कारखाने अभी स्थापित नहीं हुए, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही हैं, तो वो एरिया यहाँ पे आ जाते हैं। इन्हीं के साथ में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रतिरूपण का निर्धारण करते हैं, जैसे कि शिक्षा। तो आपका शिक्षा क्या हो जाएगा कि अधिक शिक्षा वाले क्षेत्र हैं, साक्षरता कहाँ पे ज्यादा है, सेक्स रेशियो किस स्थान पे किस प्रकार का है, इसके आधार पे भी प्रतिरूपण किया जा सकता है। तो ये विविध आधार है। नगरीकरण, ग्रामीण क्षेत्र, व्यवसाय, रोजगार का स्तर, पर कैपिटा इनकम, ये अलग अलग प्रतिरूप के आधार है और इन आधारों को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रतिरूप को समझ के हम प्लानिंग करेंगे। इन पैटर्न्स के बेसिस पे हम प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगा जब उसका, उसके बाद हम विकास को प्राप्त कर पाएंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। एक इम्पोर्टेंट चीज थोड़ी सी जो छूट गई कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस प्लानिंग को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, इस वर्ड को, कि बहुत कुछ हमारे भारत में जो स्टार्ट हुआ पंचवर्षीय योजनाओं से पहले भी हो चुका था, पर पंचवर्षीय योजनाओं से एक विकसित रूप में और आधारभूत रूप में सभी प्रकार की योजनाओं को यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है और संचालित किया गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि विकास के जो संकेतक हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संकेतक। विकास के संकेतकों को पढ़ना इसलिए जरूरी है, इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इंडिकेटर्स क्या है। जब भी किसी विषय को हम पढ़ते हैं ना, तो उसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को पहले समझ लेना आवश्यक होगा। जैसे हमने रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पहले समझा कि रीजन क्या है, डेवलपमेंट क्या है और प्लानिंग क्या है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने समझा कि पैटर्न्स क्या है। तो यहाँ पे समझ लें कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स साइंस होते हैं, साइंस जिनसे कि हमको समझ में आ सके। जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज का कोई साइन क्या है,
कि कोई पढ़ा लिखा है, यहाँ पे विकसित कृषि हो रही है, इसका क्या साइन है। तो साइंस होते हैं इंडिकेटर्स, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि उस क्षेत्र की स्थिति क्या है। जब उस क्षेत्र की स्थिति को समझेंगे तो ही हम उनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, कुछ साइंस होंगे, अगर हम किसी क्षेत्र को शहर कह रहे हैं और किसी क्षेत्र को हम गांव कह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ साइंस होनी चाहिए, कुछ इंडिकेटर्स होने चाहिए, जिससे कि हमको समझ में आए कि हाँ, अगर किसी स्थान पे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हायर एजुकेशन की सुविधाएं हैं, वहाँ पे ट्रेन रूट बहुत अच्छा है, हमारा वायु यातायात की भी वहाँ पे सुविधाएं हैं, तो हम किसी क्षेत्र को नगर कहते हैं और उसके बाद महानगर कहते हैं। वही हम देखेंगे कि किसी क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाकलाप ज्यादा किया जा रहा है, केवल जो शिक्षा का स्तर है वो प्राथमिक तक है, तो हम इसे गांव कह रहे हैं। तो ये होते हैं संकेतक, जिससे कि हम समझ सकते हैं। यहाँ पे जिन संकेतकों की बात कर रहे हैं वो संकेतक हैं डेवलपमेंट के, विकास को बताने वाले संकेतक। तो जो संकेतक होते हैं कई तरह के हो सकते हैं। संकेतकों का जो निर्धारण है अलग अलग स्तरों पे हो सकता है। ये एक व्यक्तिगत क्रिया भी हो सकती है, हमारा पर्सनल चॉइस भी हो सकता है कि हम किस प्रकार के इंडिकेटर्स को समझना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स बताए गए हैं आपके रीजनल प्लानिंग में, जिससे कि हम समझ सके किसी क्षेत्र के विकास की स्थिति को। तो 3 चरणों में समझ सकते हैं, या आप ये कहें कि इसके 3 टाइप्स हैं इंडिकेटर्स को समझने के लिए। पहला होता है कम्युनिकेट, दूसरा होता है एग्रीगेटेड और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव। ये कम्युनिकेटेड है, इसका अर्थ क्या है, खंडीय समझिए, सेक्टर समझिए। जब हम किसी सम्मिलित विकास को कुछ खंडों में विभाजित करें और विभाजन करने के बाद उस हर एक सेक्टर्स के लिए अलग अलग से योजनाएं बनाएं, अलग अलग से प्लानिंग करें। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए कि हम उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उद्योगों को हमने विभाजित कर दिया, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग पे। यहाँ पे हमने क्या किया, विखंडित किया इनको, क्योंकि केवल ये कह देना कि हाँ यहाँ पे उद्योग लगाया जाना है, ये एक एग्रीगेटेड अप्रोच है, ठीक है। ये एग्रीगेटेड अप्रोच है, अर्थात एक सामान्य अप्रोच है कि हम केवल एक उद्योग की बात कर रहे हैं। पर अगर हमको प्लानिंग करनी है तो हमको पता होना चाहिए कि वो उद्योग किस तरह का है, प्राथमिक स्तर का है, द्वितीयक स्तर का है या तृतीयक स्तर का है, ठीक है। तब हम वहाँ के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं। कृषि हमने बात की कि हमको एग्रीकल्चर के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, तो अब हमको मालूम होना चाहिए कि वो जो एरिया है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो किस प्रकार का है, क्या वहाँ पे केवल निर्वाह कृषि की जा रही है या व्यापारिक कृषि की जा रही है, वहाँ पे कृषि के अंतर्गत फर्टिलाइजर्स का यूज किस प्रकार से किया जा रहा है, ये चीजें हैं। अब जो बात की कि ये चीजें कैसे बताएंगी कि वहाँ पे विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर औद्योगिक विकास को हम समझें तो आप औद्योगिक विकास को समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो विद्युत की खपत है वो किस प्रकार की हो रही है। विद्युत की खपत ज्यादा हो रही है यानी कि वो विकसित क्षेत्र है। विद्युत जो है हमारे विकास का एक बहुत बड़ा संकेतक है। कृषि के बारे में बात करें तो फर्टिलाइजर का कंजप्शन कितना हो रहा है, ये भी एक पैमाना है, कि इंडिकेटर है कि उस क्षेत्र में कृषि की क्या स्थिति हो रही है, प्रोडक्शन कितना हो पा रहा है, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं। एग्रीगेटेड, अब हमको क्या करना है कि जो हमने सेक्टर्स में बांटा था इसको हम जब एक बड़े रूप में, ये क्या है आप समझ लीजिए कि एक माइक्रो लेवल पे हम इंडिकेटर्स को समझ रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन सभी को थोड़ा सा मिला देंगे, ठीक है। इनको मिला दिया हमने, कंपोजिट कर दिया, और ये जनरल वे में हम अब इंडिकेटर्स को समझ रहे हैं एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स के तहत। अब हम केवल उद्योग की बात कर रहे हैं, अब हम केवल कृषि की बात कर रहे हैं कि किसी क्षेत्र में औद्योगिक विकास उस क्षेत्र के विकास को दर्शाता है। किसी क्षेत्र में कृषि, अब वो कृषि व्यापारिक हो सकती है, बिल्कुल व्यापारिक कृषि है, अर्थात वो क्षेत्र विकास की ओर चल रहा है। अर्बनाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम केवल अर्बनाइजेशन करते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन के अंतर्गत अगर किसी क्षेत्र को हम कह रहे हैं कि वो अर्बन एरिया है तो औद्योगिक स्थिति अच्छी होगी, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होगी, अर्थात हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, विद्युत की अच्छी व्यवस्था होगी। इसका अर्थ ये है कि हमको समझ आ गया किसी एरिया को ये कह देने से कि वो अर्बन एरिया है, अर्थात वो एक विकसित क्षेत्र है, वहां पे ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। थर्ड जो आता है रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच, जो है रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच भी ऐसा है
कि हम किसी एक तथ्य के बारे में बात करें और वो एक तथ्य ही रिप्रेजेंट कर दे उस क्षेत्र की सारी विशेषताओं को। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पर कैपिटा इनकम। अगर किसी एरिया की, किसी क्षेत्र की, किसी रीजन की पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो एक अर्बन एरिया है, रोजगार की अच्छी स्थिति है, लोगों को काम अच्छा मिल रहा है, एजुकेशन की भी स्थिति अच्छी होगी वहाँ पे, तभी वो सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अच्छा हुआ है, इसलिए वहाँ पे पर कैपिटा इनकम अच्छा है, सेवा क्षेत्र भी अच्छा विकसित होगा। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच। इसके साथ साथ में हम केवल ये कहें कि यहाँ पे विद्युत खपत ज्यादा है, ये भी रिप्रेजेंट करता है कि किसी क्षेत्र में विकास हुआ है। तो ये आप समझें कि ये जो क्षेत्र रिप्रेजेंट जो कर रहा है, ये बहुत छोटे से एकदम माइक्रो लेवल पे आपको बता रहा है, केवल एक फैक्टर ही बता दे रहा है, एक छोटा फैक्टर, कि उस क्षेत्र में विकास की दशा क्या है। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, पर कैपिटा इनकम। कमेंटेट में हमने इसको थोड़ा सा क्या किया, इससे थोड़ी सी बड़ी स्थिति में देखा कि हमने कह दिया पर कैपिटा इनकम से हमने जोड़ दिया कि इनकम हो किन चीजों से रहा है, कि उद्योग से हो रहा है, कृषि क्षेत्रों से हो रहा है, और फिर इसको और थोड़ा सा डिवाइड किया कि वो प्राइमरी लेवल की है, सेकेंडरी लेवल की, और इस क्षेत्र में हमने बिल्कुल जनरल एक अप्रोच लिया कि औद्योगिकरण वहाँ पे हुआ है, कृषि की स्थिति कैसी हुई है, अर्बनाइजेशन की स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। ठीक है, ये अब बात आती है कि जो संकेतकों का प्रयोग है ये कब शुरू हुआ ज्यादा ये आर्थिक क्षेत्रों में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भूगोलवेत्ताओं ने और अर्थशास्त्रियों ने, रीजनल प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अर्थशास्त्र से बहुत ज्यादा जोड़ता है, जो यहाँ पे हम सिद्धांत पढ़ते हैं वो अर्थशास्त्र से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, जो कि बताता है कि भूगोल जो है सारे विषयों का सार है, हम सभी चीजों को पढ़ते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संकेतकों के प्रयोग को शुरू किया गया। सबसे पहले गिन्सबर्ग ने, नॉर्टन गिन्सबर्ग इनका नाम था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था एसेज ऑन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बुक में जो इंडिकेटर्स थे डेवलपमेंट के, इसके बारे में कई थ्योरीज दिए गए, जिसमें कि आपके हॉटसोन ने, हेंस जैसे जो आपके अर्थशास्त्री थे, भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने भी अपना योगदान दिया और संकेतकों के कई रूप बनाए हैं। कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को सही माना है, कुछ लोगों ने अवलोकन को सही माना है, सभी के अपने अपने आधार रहे हैं। भारत में जो पहला प्रयास किया उनमें थे अशोक मित्रा, ये भारत के थे और इन्होंने सबसे पहले भारत में संकेतकों के प्रयोग को बताया और आर्थिक विकास में आर्थिक प्रतिरूप को समझने के लिए विकास के सूचकों का प्रयोग किया जाए, इसकी परिकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की थी, इन्होंने अशोक मित्रा ने। तो इंडिकेटर्स आपको समझ आ चुका होगा, इसके साथ ही साथ में पैटर्न्स भी आप समझ चुके होंगे। ये पैटर्न्स और इंडिकेटर्स ही आगे चलकर रीजनल इम्बैलेंस, रीजन इनइक्वालिटी को जन्म देंगे। कहाँ पे ज्यादा विकास हुआ है, कौन से देश पिछड़े हैं और विकासशील देश हैं, इन्हीं इंडिकेटर्स के माध्यम से आगे जाके हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि रीजनल इम्बैलेंस क्या है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।